हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर मैंने ज्योग्राफी के PYQ सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज का लगभग दूसरा लेक्चर है। यदि आप इसको सिंसियरली देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी PDF आप अवश्य डाउनलोड कर लें। ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। यह है मेरा टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, क्वेरी होती है, कई बार हम विचलित हो जाते हैं, तो उसके लिए ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं एक बार अपना डिस्कशन। मैं एक और बात बता दूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप अवश्य देखें। कारण यह है कि PYQ का महत्व बहुत अधिक होता है आपके यूपीएससी के प्री एग्जाम में। जब मेंस देते हैं तो उसमें मेंस में भी इंपॉर्टेंट होता है, परंतु मेंस में जो PYQ होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप इन वीडियोस को बड़े ही अच्छे से इत्मीनान तरीके से देखना। एक वीडियो में हम 12 से 13 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें ज्यादा ये लेंथी ना हो। बता चुका हूं मैं कि 30 से 35 मिनट इसकी लेंथ रहेगी, तो ज्यादा लंबी लेंथ भी नहीं है। आप आराम से इसको देख सकते हैं। चलिएगा, आज के पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक परसेंटेज कहां पर है? भाई, हमारी जो पूरी पृथ्वी है इसको हमने 71-29 के रेशो में डिवाइड कर रखा है। 71% महासागर हैं और 29% आपको लैंड एरिया दिखाई देता है। यदि 71% को हम 100% काउंट करते हैं तो इस 100% का लगभग 97% एरिया आपको ओशंस में देखने के लिए मिलेगा। इस टेबल से आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है, ये डेटा मैंने लिख दिया है कि मिलियन क्यूबिक किलोमीटर में कितना पानी है। भाई, इसको छोड़ते हैं, हटाइए। हम ओशंस में डायरेक्टली परसेंटेज की बात करते हैं तो लगभग 97.25% अकेला ओशन में पानी दिखाई देता है। मतलब कि बचा हुआ जो 2.75% है, हमने मान लिया कि ये फ्रेश वाटर है। अब ये फ्रेश वाटर का भी एक बहुत बड़ा परसेंट, लगभग 29% पार्ट आपको आइस कैप्स के रूप में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर उसने बता दिया है कि भाई बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में है, मतलब कि दैट इज आइस कैप्स और ग्लेशियर को इसने शामिल कर लिया है ना। अब ये बताना है कि अब इसके बाद कौन सा आता है। तो देखिए, सेकंड नंबर पर 9.5 यह है ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये 71%, ये 100% का होगा और ये बाकी के परसेंटेज। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर की भूमिगत जल के रूप में देखने के लिए मिलता है। भाई, किसी प्रकार का संशय ना हो, इसलिए एक बार हम पूरे के पूरे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है? नहीं। इनसे भी देख लेते हैं कि कितना है वायुमंडल है। तो वायुमंडल में देख लीजिए भाई कितना है, 0.013% है। तो ये तो बट ऑब्वियस है कि ये कम होगा। अलवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है। तो देखिए, लेक्स का ये है ना, और नदी का ये आपको स्ट्रीम्स एंड रिवर्स का दिख रहा है। तो ये 0.0017% ये आता है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा ही कम है भाई। सेकंड नंबर पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? भूमिगत जल अर्थात ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट पर चलते हैं। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है? कल इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ये है हमारा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार में परिक्रमा करती है। और दीर्घवृत्ताकार में परिक्रमा करने के कारण यहां पर 2 विषुव की कंडीशन और 2 अयनांतों की कंडीशन जन्म लेती है, अर्थात सॉलिस्टिक इसको इंग्लिश में कहा जाता है। एक होता है ग्रीष्म अयनांत और एक होता है शीत अयनांत, यदि भारत के कंटेक्स्ट में हम अध्ययन करते हैं तो। यहां समझिएगा कि डेट्स के अकॉर्डिंगली हम चलें तो यह है 21 मार्च की कंडीशन, यह है 21 जून की कंडीशन, और जो अभी कुछ ही महीनों पहले निकली है यह है 23 सितंबर की कंडीशन, और यह है हमारी 22 दिसंबर की सिचुएशन। अब ये जो 22 दिसंबर है, इस समय भारत में शीत अयनांत होगा और 21 जून को भारत में समर सॉलिस्टिक मतलब कि ग्रीष्म अयनांत की कंडीशन होती है। जब भारत में ग्रीष्म अयनांत होता है तो ग्रीष्म अयनांत आ क्यों रहा है एक्चुअली? क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये तमाम बातें आपने पढ़ी होंगी, दैट इज वाई मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री टिल्ट होने के कारण, झुके होने के कारण ये कंडीशन कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। मैंने बताया था कि कल ही की क्लास में कि यहां भूमध्य रेखा पर लगभग 12 घंटे का दिन होगा। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, अर्थात उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे,
तो यहां पर आपको लगभग 24 आवर का दिन देखने के लिए मिलेगा। और कंडीशन तो ये हो जाएगी कि 24 आवर एग्जैक्ट नहीं होगा, बट ऑब्वियस है कि आधा घंटे 45 मिनट 1 घंटे के लिए यहां पर 1:30-2 बजे के आसपास सूर्यास्त होता है। फिर भी हम ये बोलते हैं कि भाई यहां पर 6 महीने तक दिन रहता है और पश्चात इसके 6 महीने की रात्रि रहती है। जब नदन पोल में ये कंडीशन है तो सदर्न पोल में यहां पर 6 महीने की लाइट जो नाइट होगी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। अब जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोलर एरिया की ओर बढ़ते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो देखिएगा कि दिन की लंबाई कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो पूछा गया है कि अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। भाई देख लेते हैं एक बार कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है, मगर घूर्णन के कारण दिन और रात की एक्टिविटीज आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो घूर्णन सुनकर आप इस पर टिक मत लगा देना, यह गलत है, ठीक है। आगे, क्योंकि इसमें दिन रात नहीं पूछा है, समय में विस्तार, यानी कि दिन छोटे रात बड़ी या फिर रातें बड़ी दिन छोटे। सेकंड पर चलते हैं, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, नहीं ये ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। स्थान की अक्षांशीय स्थिति, जलवायु के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, तो ये जो नत अक्ष है ना, जिसको हमने 23.5 डिग्री नाम दिया है, ये देखिए मैंने बताया था 23.5 डिग्री झुकाव है, इसके कारण दिन और रात की लंबाई में आपको फर्क देखने के लिए मिलता है। 2013 का ये क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कारण ये है कि थोड़े से ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये होते नहीं है, परंतु कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये टफ हो जाते हैं। स्टडी IQ IAS ने अपने बैचेस लॉन्च किए हैं भाई, ये है SIP बैचेस और ये हैं वो बैचेस जिनका भी टारगेट 2026 और 27 में UPSC को क्वालिफाई करने का है। यानी कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में आपको इसमें यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाती है, जिससे आप स्वयं कॉन्फिडेंस फील करते हैं। और ये SIP प्रोग्राम उन तमाम स्टूडेंट के लिए है जिनका भी जो भी 2025 में UPSC के एग्जाम को फेस करना चाह रहे हैं या फिर फेस करने वाले हैं। बहुत कम दिन बचे हैं, इसीलिए बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में आपको रिवीजन यहां पर कराया जाएगा। यदि आपका कोर्स कंप्लीट ना हो तो इन बैचेस को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से और थोड़ा सा भागते हुए का मतलब क्या है कि सभी बातें आपको रटी हुई हैं। अब केवल और केवल रिवीजन कराना है, तो रिवीजन के फॉर्म का ये बैच है। इसकी फीस है AKB लाइव कोड का यूज किए जाने पर 5,999। यदि AKB लाइव कोड का यूज नहीं करते हैं तो फिर ये आपको थोड़े से कॉस्टली पड़ सकते हैं, अदरवाइज ये 5,999 रुपए के बैचेस पड़ेंगे। और ये 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, शाम को 6 बजे इनकी टाइमिंग है, तो आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट भाई जो बेसिक से एडवांस तक की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए 2026 और 2027 की P2I फाउंडेशन बैचेस हैं, न्यू ईयर बैच हैं। ये 15 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं इनमें क्लास। अब जल्द ही मैं आपको समय से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ये तो अंतिम तिथि है। अब याद रखिएगा कि इसमें सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, 1-to-1 मेंटरशिप है। ये जो 1-to-1 मेंटरशिप है, और साथ ही यदि आपने NCERTs कंप्लीट नहीं करी है तो NCERT प्रोग्राम भी इसमें अवेलेबल हो सकता है यदि आप इस AKB लाइव कोड का यूज करते हैं। यानी कि ये 1-to-1 मेंटरशिप आपको फैकल्टी कोड के साथ मिलेगी और ये NCERT क्लासेस आपको फैकल्टी कोड के साथ ही अवेलेबल कराई जाएंगी। तो यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। AKB लाइव कोड का यूज करके डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। अब वहां से पूर्व में का मतलब कि भाई ये है उस व्यक्ति का गांव और ये खड़ा हुआ है इस गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये एक व्यक्ति है। और क्वेश्चन की भाषा पर जरा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में बोला गया है रेगिस्तान में ये खड़ा है, मतलब कि दिशा भ्रम की पर्याप्त कंडीशंस यहां पर मौजूद है। ये व्यक्ति दिशा भटकेगा ही भटकेगा, क्योंकि रेगिस्तान होता ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर किसी भी प्रकार के लैंडमार्क्स आपको दिखाई नहीं देते। देखिएगा कि गांव जाना था और वहां से, अर्थात इस व्यक्ति से 5 किलोमीटर पूर्व में है, मतलब कि गांव पूर्व में है भाई, ठीक है, ना कि व्यक्ति पूर्व में है। ठीक है, यदि व्यक्ति पूर्व में होगा तो फिर कंडीशन गलत हो जाएगी यहां पर जिस प्रकार से गलत हो रही है, क्योंकि यदि भारत के मैप के अकॉर्डिंगली देखें तो ये व्यक्ति यहां पर हो जाएगा और इससे 5 किलोमीटर पूर्व, मतलब कि यहां पर आपको ये विलेज देखने के लिए मिलेगा। ये है इसका गांव, दूरी है 5 किलोमीटर। अब उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, ठीक है, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब ध्रुव तारे को पहचान लिया, दैट मीन्स यहां पर इसका नाम होता है भाई
उत्तर तारा है। ध्रुव तारे का एक नाम उत्तर तारा भी होता है। प्राचीन समय में यदि आप देखेंगे तो इसी ध्रुव तारे के माध्यम से लोग दिशा का निर्धारण किया करते थे। कारण यह है कि यह सदैव ध्रुव तारा आपको उत्तरी दिशा से ही उद्गमित होता हुआ या फिर उगता हुआ देखने के लिए मिलता है। जरा देखें, अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। ठीक है, तो देखो, अब ध्रुव तारा उगा है उत्तर दिशा में, व्यक्ति खड़ा हुआ है इस दिशा में, और गांव है पूर्व में इस साइड। यानी कि शायद आपको इंडिया के मैप से ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए कि भाई ये है हमारा ग्रेट इंडिया। जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा इंडिया वाला सेक्शन। जब आप इंडिया को देखते हैं तो ये बोल रहा है कि पूर्वी भाग में है। दैट मीन्स एक रफली मैनर में मैं बना रहा हूं, ठीक है, इसको मैं रफ कर दूंगा। तो असल में व्यक्ति खड़ा हुआ है यहां पर 5 किलोमीटर पूर्व में, मतलब कि गांव है यहां पर, उत्तर में मतलब कि सूर्योदय हो गया यहां पर। अब ये इसको आधार मानते हुए, ध्रुव तारे को आधार मानते हुए ईस्टर्न डायरेक्शन की ओर बढ़ेगा, पूर्व की ओर। और जब ये पूर्व की ओर बढ़ेगा तो देखो उत्तर दिशा के साथ की ओर है, बाएं हाथ की ओर। तो भाई अब हम देख लेते हैं ऑप्शन। देखिएगा, ध्रुव तारे की दिशा में चले जाएगा? नहीं। यदि पूर्व में गांव है तो ध्रुव तारे की दिशा में जाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये उत्तर दिशा होगी। ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में जाएगा तो दक्षिण में जाएगा, फिर भी नहीं होगा। ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलेगा, तो ये क्या सही बैठ रहा है? यानी कि जब पूर्व की ओर जाएगा तो ध्रुव तारा इसके लेफ्ट हैंड साइड होगा। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे और ऑप्शन है नहीं, तर्क वितर्क इसने किया नहीं है, इसलिए आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। सेकंड, क्या ये सही है? एक बार हम देख लेते हैं भाई कि क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं हैं। बिल्कुल सही कि अंतरिक्ष के निर्माण में जो अल्प विकसित पिंड बचे उनको हम उन चट्टानी पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह नाम देते हैं आज। जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं। बिल्कुल सही है, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। दैट इज राइट। अगला देखते हैं, परंतु लास्ट लाइन, सॉरी मैं बोल नहीं पाया, ये लास्ट लाइन आपको पहले पढ़ लेनी है। कारण क्या है कि पहले उस टेंडेंसी के हिसाब से हम देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो देख लो भाई, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है, मतलब कि एक से ज्यादा भी हो सकता है। क्षुद्र ग्रह अधिकांश बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः सूर्य और बुध के बीच पाए जाते हैं। नहीं, क्यूपर बेल्ट में ये पाए जाते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं। बिल्कुल सही है, जबकि क्षुद्र ग्रह ये नहीं दर्शाते। दैट इज राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। सही लग रहा है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुछ अलवण जल का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों से आबद्ध है। यहां पर कुछ नहीं है। जो आपका पहला क्वेश्चन था भाई, इसको जरा आप ध्यान से देख लीजिए। इसी डेटा को आपको यहां पर ऐड ऑन करना होगा, और ये डेटा आपने देख लिया होगा तो इजिली आपसे ये वाला क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा, सबसे पहले क्या बोला गया था कि पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल, यानी कि मीठे पानी की यहां पर बात हुई थी, कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। नहीं, 1% से भी कम नहीं है, क्योंकि ये लगभग 2.75% आता है, क्योंकि 97.25% तो घेरा हुआ है किसने? महासागरों ने। अब शेष जो बचा है उसमें भी भाई अच्छा खासा, यानी कि 2.75 अच्छा खासा तो नहीं, फिर भी एक बड़ा परसेंटेज है। चलिए, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुछ अलवण जल का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों में आबद्ध है, यह भी गलत माना जाएगा। अब इस हिसाब से यदि हम देखें, क्योंकि 95% नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा भूमिगत है, हिमनद है, नो डाउट, परंतु 95% ये नहीं होगा। तो कौन से सही है की बात हो रही है? तो ना ही एक सही है और ना ही दो सही है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य को परावर्तित करता है या करती है? सूर्य को परावर्तित करने का मतलब क्या है भाई? सूर्य से आने वाले प्रकाश को, वो जो एल्बिडो है कि सूर्य से जितनी मात्रा में प्रकाश निकला, इसका कितने % भाग पृथ्वी पर आपतित हुआ और कितने % अन्य पदार्थों के द्वारा या फिर अन्य स्तरों के द्वारा अवशोषित कर लिया गया या परावर्तित कर लिया गया। तो एल्बिडो एक्चुअल में परावर्तित को नापते हैं,
ठीक है, सूर्य से जो भी सौर्य तप आ रहा है इसका कितने % भाग परावर्तित कर दिया गया है, वापस से वायुमंडल को लौटा दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एल्बिडो। तो यहां पर समझिएगा कि सूर्य को परावर्तित करती है सबसे पहले बालू मरुस्थल, नहीं ये करती तो है, सभी चीजें करती हैं, चाहे वो बादल हो, चाहे बालू हो, चाहे चट्टाने हो, चाहे पर्वत पठार मैदान हो, नदियां हो, झीलें हो, इवन पानी हो, सभी परावर्तित करते हैं। परंतु क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें कि अन्य तीनों की तुलना में सबसे अधिक कौन करता है। तो पहले पढ़ लो, बालू मरुस्थल, धान के फसल युक्त भूमि, नवपात हिम से आच्छादित भूमि या प्रेरी भूमि। तो यहां पर जो हिमाच्छादित भूमि है ना, ये हिमाच्छादित भूमि यहाँ पर राइट आंसर होगी। एक टेबल आती है जब आपने स्टडी की होगी सूर्य और पृथ्वी के सापेक्षिक स्थिति की, तो वहां पर आपने ये टेबल पढ़ी होगी कि भाई सबसे ज्यादा कौन परावर्तित करता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अलग अलग प्रकार के स्थलखंड, अलग अलग प्रकार के स्थल रूप इसको परावर्तित करते हैं। ये वाली टेबल एक बार आप पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार, जिसको हम मेंटल बोलते हैं, ठीक है, के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है। इसके लिए आपको 3 वर्ड याद करने होंगे, याद करने नहीं होंगे, याद लाने होंगे, ठीक है। एक है सियाल, सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्यूमिनियम। एक होता है सीमा, जिसका अर्थ होता है सिलिका एंड मैग्नीशियम। और एक होता है बच्चे हमारा नीफे, अर्थात निकेल और फेरस वाला क्षेत्र, ठीक है। अब जरा इसमें आप समझ लो कि सिलिका एल्यूमिनियम आपको भूपर्पटी में देखने के लिए मिल रहा है, सिलिका और मैग्नीशियम ये आपको मेंटल में देखने के लिए मिल रहा है, निकेल और फेरस, फेरस मतलब कि वही लॉ अयस्क, ठीक है, ये आपको क्रोड में देखने के लिए मिल रहा है। तो क्रोड में निम्नलिखित में से कौन एक पाया जाता है, तो ये लोहा इज द राइट आंसर माना जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। तो चलो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करो भाई विचार, क्या है। बोल रहा है 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर महासागरों के ऊपर 2 बेल्टों में से किसी एक को अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है, दैट इज राइट, बिल्कुल सही है। यहां पर मंद पवन प्रवाह होगा और अन्य प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं यहां पर काफी सारी। यानी जो आपने ट्राइसेल्युलर मेरिडोनियन डायग्राम ऑफ एयर मास मूवमेंट पढ़ा होगा या फिर त्रिकोशीय वायुमंडलीय संरचना का डायग्राम, उसमें बताया जाता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र से पवनें गर्म होकर ऊपर उठती हैं। कारण यह है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है और प्रेशर लो होता है। ये वाला डायग्राम आपने कभी ना कभी देखा होगा ना। एक बार मैं ड्रॉ करता हूं, देखिएगा, ये है वो डायग्राम। ये पढ़ाया जाता है आपको क्लाइमेटोलॉजी में। ये है हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी पर कई प्रकार की वायुदाब पेटियां हैं। ये है निम्न वायुदाब पेटी, नीचे आते हैं तो ये है उच्च वायुदाब पेटी, यहाँ पर भी उच्च वायुदाब पेटी, फिर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर निम्न वायुदाब पेटी, दैट इज यहाँ पर जैसा उत्तर में होगा वैसा दक्षिण में भी होगा। तो ये कौन कौन सी हैं, ये है हमारी हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर है लो प्रेशर बेल्ट, ये है नहीं लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर है हाई प्रेशर बेल्ट और यहाँ पर है पुनः लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट। अब वो वाला जो एरिया है ना, अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र वाला, ध्रुवीय क्षेत्र में फिर से आपको हाई प्रेशर बेल्ट मिलेगी। यहाँ से पवनें उठती हैं और यहाँ पर जाकर गिरती हैं, यहाँ से उठती हैं और यहाँ पर जाकर गिरती हैं। फिर अगेन यहाँ से पवनें उठती हैं, ऐसे गमित होती हैं और वापस से यहाँ पर एक कोशिका का निर्माण होता है, यहाँ पर भी एक कोशिका का निर्माण होता है। इन्हीं को कहा जाता है हैडले, फेरल और ध्रुवीय कोशिका। तो ये हैडले, फेरल और ध्रुवीय कोशिका आपने पढ़ी है। यहाँ पर मैं इस बात को रिपीट कराता हूँ, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही माना जाएगा। अश्व अक्षांश निम्न वायुदाब की पेटी होते हैं। बताइए भाई, जो अश्व अक्षांश है ये निम्न वायुदाब की पेटी है क्या? तो अश्व अक्षांश उसने तो बता ही दिया है कि 30 से 35 के मध्य है, मतलब कि ये वाला ये जोन है। और यहां पर देखिए हाई प्रेशर बेल्ट बनी हुई है, यानी कि उच्च वायुदाब पेटी बनी हुई है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि ये अश्व अक्षांश उच्च वायुदाबीय पेटी होते हैं, ना कि निम्न वायुदाबीय। मतलब कि कौन से कथन सही है, तो केवल और केवल एक यहां पर करेक्ट माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा पर वायुमंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं भाई कि वायुमंडल क्या है। ये है हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी के चारों ओर का ये जो आवरण है ये कहलाता है, जस्ट अ सेकेंड, ये है हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी के चारों ओर का ये जो आवरण है बच्चे, इसको नाम दिया जाता है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल की जो असल में सघनता जो सबसे ज्यादा होती है, ये होती है इस वाले रीजन में। ये कलर आई थिंक विजिबल नहीं होगा, परंतु काम चलाने के लिए काफी है। ठीक है, और इसमें भी जो ये ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पवन ज्यादा टिकती हैं या फिर वायु राशि ज्यादा सघनता से मौजूद होती है।
क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि कहां पर होगी, क्वेश्चन दूसरे टाइप का है। विषुवत रेखा पर वायुमंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है, तो पूरे वायुमंडल की मोटाई के बारे में बात कर रहा है। अब देखिएगा कि जो सौर्य तप आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, यह सौर्य तप सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, जिसको हम विषुवत रेखीय क्षेत्र का भी नाम देते हैं। यानी कि यहां पर विषुवत रेखा के आसपास, इक्वेटर लाइन के आसपास टेम्परेचर हाई रहता है, और ध्रुवीय क्षेत्र में यदि पोलर एरिया में आप देखेंगे तो यही टेम्परेचर हमको लो देखने के लिए मिलता है। जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर पवनें ज्यादा ऊंचाई पर जाकर ठंडी होंगी, और जहां पर टेम्परेचर लो होगा वहां पर पवनें कम ऊंचाई पर ही ठंडी हो जाएंगी। तो बोला गया है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वायुमंडल की मोटाई अधिक होती है, दैट इज राइट ऑप्शन। यदि हम ट्रोपोस्फियर की बात कर लेते हैं, अर्थात क्षोभ मंडल की हम बात कर लेते हैं, तो शायद आपको पता होगा कि क्षोभ मंडल की एवरेज मोटाई जो कि 13 किलोमीटर के आसपास होती है, यदि आप विषुवत रेखीय क्षेत्रों में देखेंगे तो यही 18 किलोमीटर तक होती है, और यदि आप पोलर एरिया की बात करते हैं तो यही 8 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, मतलब कि पहला स्टेटमेंट सही है। भूमध्य रेखा पर उच्च सूर्यतप और मजबूत संवहन धाराएं हैं, यही बात मैंने अभी बोली थी। मतलब कि हाँ, ये जो स्टेटमेंट 1 है ये सही है, और इस स्टेटमेंट 1 की व्याख्या कर रहा है ये। तो कथन देख लेना, ए और आर दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं, आप इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर इन प्रश्नों के उत्तरों का चयन करें। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये तो हमको पहले ही मिल गया। अगले पर चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन से वनों का विश्व के वन क्षेत्र में उच्चतम प्रतिशत है? अब आप एक बार जरा सोचें भाई कि अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु जो क्षेत्र होते हैं, कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतम मानव अधिवास है ना, अधिकतम आपको बायोडायवर्सिटी, अधिकतम वन संपदा, ये सब कुछ देखने के लिए मिलेंगे। परंतु वन आच्छादन के दृष्टिकोण से ये पूछ रहा है कि वन क्षेत्र में उच्चतम प्रतिशत किसका है। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा कि समशीतोष्ण शंकुधारी वन, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, सम उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, या उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षावन। लग रहा है ना देख के कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन सबसे ज्यादा होंगे? नहीं, परंतु पूछा क्या गया है विश्व के वन क्षेत्र में उच्चतम प्रतिशत। तो इसका सही आंसर है समशीतोष्ण शंकुधारी वन। शीतोष्ण शंकुधारी वन नहीं है ये समशीतोष्ण शंकुधारी वन है, ये अलग होते हैं। ठीक है, आई थिंक आपने जहां पर फॉरेस्ट के बारे में आप पढ़ते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे सौर मंडल के संदर्भ में सही है? पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे सघन है, बाद में डिस्कस करते हैं। पृथ्वी की संरचना में प्रमुख तत्व सिलिकॉन है? नहीं, प्रमुख तत्व इसमें क्या है? सियाल, सीमा, निभे, भू आंतरिक संरचना ही पढ़ लो भाई, ऑक्सीजन इसके बाद आती है। ठीक, अगला, सौर मंडल के द्रव्यमान का 75% सूर्य में निहित है? नहीं, लगभग 90% सूर्य में निहित है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है, यह भी गलत है। यानी कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे सघन है, दैट इज राइट आंसर। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ना, और ये सभी पढ़ा हुआ है आपने। यदि आप पेड क्लास के स्टूडेंट हैं तो खासा मैंने इनके बारे में जानकारी दी है। 2003 का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सॉल्व करना। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 डिग्री अक्षांशों के भीतर स्थित क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। बताइए भाई, ये वर्ष भर वर्षा होती है क्या? यहां पर 8 और 10 डिग्री के क्षेत्रों में यदि थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे आप तो ये क्वेश्चन अवश्य आपसे बन जाएगा। कारण ये कि बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं। ठीक है, पहले दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में अधिकांशतः दोपहर में संवहनीय वर्षा होती है। तो बस यही तो बोल रहा था ना, यही तो बोल रहा था स्टेटमेंट 1 में कि वर्ष भर यहां पर वर्षा होती है 5 से 8 डिग्री अक्षांशों के मध्य, और किस रूप में होती है? तो ये संवहनीय वर्षा के रूप में होती है। ये बहुत ज्यादा तेजी से होगी, इसी को आप बोलते हैं 4 o'clock मानसून, कई बार कई कंडीशन में। ठीक, और इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर होना चाहिए था, परंतु यह होता नहीं है। और क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रत्येक दिन आपको शाम के 4 बजे के आसपास यहां पर वर्षा देखने के लिए मिलेगी, बहुत तेजी से होगी, इसीलिए बहुत अधिक मात्रा में भी होगी। इसीलिए यहां का तापमान अधिक होना चाहिए था, परंतु भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होने के अधिक नहीं मिलता है, ये अयनांतों पर मिलता है। कारण यह है कि 4 o'clock मानसून यहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और कथन आर ए की सही व्याख्या करता है। मैं आपको बता दूं कि मुझे ऑप्शन पता है कि कहां पर क्या है,
तो पहले पर ये होगा, दूसरे पर ये होगा, तो तीसरे पर ये होगा, चौथे पर ये होगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठें तो ये गलती ना करें, आप अच्छे से इत्मीनान के साथ एक एक ऑप्शन को भी पढ़ेंगे कि ऑप्शन में क्या बोला गया। ये यदि ऊपर आ जाए तो फिर गलती हो जाएगी। ये यूपीएससी है, मजाक नहीं है। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम पता है होगा ना कि क्षोभ मंडल आता है, फिर आपको दिखाई देगा भाई मध्य मंडल वाला एरिया, देन समताप मंडल वाला क्षेत्र, समताप के बाद ऊपर आपको दिखाई देगा आयन मंडल वाला एरिया। ठीक है, अब आप मुझे बता दो कि कौन सा ये क्षेत्र है। तो देखो, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, ये वाला ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। यहां पर आज का ये टॉपिक खत्म होता है। इसकी पीडीएफ आप अभी इस टेलीग्राम हैंडल पर जाकर डाउनलोड कर लेना। अभिषेक कुमार ज्योग्राफी ये टेलीग्राम चैनल का मेरे नाम है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये हैं, आप इनसे ऐड ऑन हो सकते हैं। और साथ ही साथ यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप भी वो भी क्लियर कर सकते हैं। और यदि स्टडी IQ के किसी भी बैच से आपको ऐड ऑन होना है, जुड़ना है, एडमिशन लेना है, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट उस टेलीग्राम हैंडल पर, और AKB लाइव कोड का यूज करके इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। हैव अ वेरी ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।